प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देनी है वो भी अपनी तैयारी में गति लाएं। जिनको लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ की परीक्षा देनी है, वो भी अपनी तैयारी में गति लेकर के आएँ। जहाँ तक अभी तक सूचना है, आरओ की डेट 11 फरवरी वो तो रहनी ही रहनी है। पुलिस की भर्ती की परीक्षा की डेट अभी भी 18 फरवरी ही है। ठीक है, कुछ पेपर्स की कटिंग में 20 मार्च आपको मिल रहा है, लेकिन 18 फरवरी ये भी मान के चलिएगा, क्योंकि कोई भी आधिकारिक सूचना इसके संदर्भ में उपलब्ध नहीं है। तो आज की क्लास भी एक करंट की क्लास है और इस सीरीज के तहत ये 7वीं करंट की क्लास है। ठीक है, और एक और आपको करंट की क्लास दूंगा, उसका नंबर होगा 8। ये 8 करंट की क्लास संबंधित हैं सितंबर के कुछ करंट से और अक्टूबर के कुछ करंट से। इतना आप तैयार किए रहिए। उम्मीद है कि इन 8 वीडियो क्लास में से हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको करंट के मिल जाएंगे। करंट के साथ साथ कुछ चीज़ें सब्जेक्ट से भी जुड़ेंगी। ठीक है, जैसे आज का जो अपना पहला करंट है, देश का 54वां बाघ अभयारण्य, तो वो पर्यावरण का भी विषय है, तो वहाँ से भी चीज़ें कनेक्ट होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पीछे की 6 वीडियो क्लास जो करंट की बनी है उनको अच्छे से देख लिया होगा और अपनी नोट्स भी बना ली होंगी। उसी क्रम में आज 7वीं क्लास। चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो अपना पहला करंट है वो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक, क्यों चर्चा में आया? तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना वो ये कि देश का 54वां बाघ अभयारण्य है, यानी कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कितने बाघ अभयारण्य? 54 यानी 54। अब इसके संदर्भ में ध्यान रखिए कि 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई। यानी कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में? आंसर सीधा सा मध्य प्रदेश। ठीक है, अधिसूचना कब? 20 सितंबर 2023 को। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का ये किस क्रम का बाघ अभयारण्य बना, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो मध्य प्रदेश का ये 7वां बाघ अभयारण्य है। ठीक, इस पॉइंट को भी ध्यान में बना करके रखे रहिएगा, क्योंकि 20 सितंबर 2023 के पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वो राज्य थे जिनके पास 6 बाघ अभयारण्य थे। 6 मध्य प्रदेश के पास और 6 महाराष्ट्र के पास। लेकिन 20 सितंबर 2023 को स्थिति बदली और मध्य प्रदेश के पास हो गए 7, यानी भारत के राज्यों में सबसे अधिक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य बना। जैसे इस क्वेश्चन को डाइवर्ट किया जा सकता है, कैसे बदल सकते हैं? ऐसे बदल सकते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया, तब भी आंसर क्या होगा? अपना यही वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। भारत का 54वां बाघ अभयारण्य कौन सा बना, तब भी अपना आंसर वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक है, अब स्थिति इसकी देख लेते हैं। स्थिति पहले तो राज्य मध्य प्रदेश, जैसा कि शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा। अब मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में इसका विस्तार मिलता है, इस पॉइंट पे भी हमें ध्यान बना करके रखना होगा। तो वहां अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के 3 जिले सागर, दामोह और नरसिंहपुर, इन 3 जिलों में ही इस बाघ अभयारण्य का विस्तार मिलता है। अब जो मेन पॉइंट है वहां पे आइए। ये तो सबसे बेसिक हो गया। अगर थोड़ा सी गहराई में जाए तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य का निर्माण किन 2 वन्य जीव अभयारण्यों को मिला करके किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, पहले ये 2 वन्यजीव अभयारण्य थे, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया और मिलाने के बाद जो बना वो बना वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक है, आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कौन सा? वीरांगना दुर्गावती। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा, तो अपना भी आंसर यही होगा, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। और इसी क्रम में हम देखें तो सर्वाधिक बाघ अभयारण्य किस राज्य में बनाए गए हैं। तो हाँ, एक चीज इसके पहले मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक बाघ अभयारण्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहले तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। जंगली प्रजाति है, बिल्ली की ही प्रजाति है। ठीक है, कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा अपना 19। ठीक, 19 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। दूसरा, ये 54 बाघ अभयारण्य हैं। अब इसी क्वेश्चन को बदला जाए कि देश के 54 बाघ अभयारण्य देश के कितने राज्यों में विस्तृत हैं, तो यहाँ आंसर बदल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है,
तो 19 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन जो 54 बाघ अभयारण्य हैं वो भारत के 18 राज्यों में ही विस्तृत है। ठीक है, अब इसके नंबर की बात कर लें तो ये देश का 54वां बाघ अभयारण्य बना। ठीक, ये तो ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ नोट करके जो पॉइंट मैंने दिया है उस पर भी ध्यान रखना होगा। पहले देख लेते हैं कि सर्वाधिक बाघ अभयारण्य किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो जैसा कि अभी शुरुआत में मैंने कहा, मध्य प्रदेश में अब 7 हो गए, तो नंबर 1 पे कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य? 7। दूसरे पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने बाघ अभयारण्य? 6। तीसरे पे 2 राज्य हम लेके आएंगे, तमिलनाडु और कर्नाटक, जहां पे कितने बाघ अभयारण्य हैं? दोनों में 5-5। ठीक है, तो यहां तक ध्यान में रखिएगा। अब नोट वाले पॉइंट पे आइए। यहाँ देखिए 22 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये वो संस्था है जो बाघों के संरक्षण के संदर्भ में काम करती है। NTCA ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जो बनने के बाद राजस्थान का 5वां बाघ अभयारण्य होगा। जब 22 अगस्त को इसकी घोषणा की गई तो उस समय के पेपरों में लिखा गया और उस समय की पत्रिकाओं में लिखा गया कि देश का 54वां बाघ अभयारण्य धौलपुर करौली। यही इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना है कि यहाँ NTCA ने इसके स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक है, प्रस्ताव को मंजूरी दी यानी कि सिर्फ प्रस्तावित किया है कि हाँ बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया था। तो जब तक रानी दुर्गावती यानी वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक 54वें पे हम इसको ही रखते थे, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान को ही। ठीक है, यही पॉइंट ध्यान में रखना है। लेकिन इसके बनने से पहले वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के निर्माण की घोषणा कर दी गई। तो उस संदर्भ में वर्तमान में देश का 54वां बाघ अभयारण्य वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहीं से क्लियर कर लेना है। एक क्वेश्चन जो बार बार फंसता है, ऐसा इसलिए फंस रहा है कि कुछ किताबों में वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाघ अभयारण्य उन्होंने लिख दिया 55। तो ये जो 54-55 का जो आंकड़ा जो कंफ्यूज करता है, उसकी मेन वजह ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में बाघ अभयारण्यों की संख्या हो जाती है 4, क्योंकि यहाँ अमानगढ़ जो बाघ अभयारण्य क्षेत्र है उसको भी हम उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन अगर देश के संदर्भ में अगर यही क्वेश्चन बने कि देश में कितने बाघ अभयारण्य हैं, तो अमानगढ़ जो बाघ अभयारण्य है या अमानगढ़ जो क्षेत्र है जिसको बाघ अभयारण्य हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहते हैं, वो जिम कॉर्बेट का ही बफर क्षेत्र है, यानी जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है। इसलिए जब केंद्र के संदर्भ में ये सूची बनती है, यानी कि पूरे देश के संदर्भ में जब बाघ अभयारण्यों की सूची बनती है, तो अमानगढ़ को अलग बाघ अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसको हम जिम कॉर्बेट के साथ ही या जिम कॉर्बेट के तहत ही उसको मानते हैं। इस वजह से ये अंतर आता है। तो जब हम अब इसी क्वेश्चन को ध्यान में इसलिए रख लेना है कि बार बार ये क्वेश्चन बनेगा कि देश का 54वां तो वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, 55 पे नहीं जाना है। वो इसलिए कि अमानगढ़ पूरी तरह बाघ अभयारण्य नहीं है, वो जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है या जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होने के नाते उत्तर प्रदेश से संदर्भित अगर क्वेश्चन है तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 4। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। अगले करंट पे आए तो अगला करंट अपना है आयुष्मान भवा अभियान। ठीक है, तो आयुष्मान भवा अभियान ये है क्या, तो इसके संदर्भ में पहले इस अभियान को देख लेते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आयुष्मान भवा अभियान की बात करें तो 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से, जगह ध्यान में रखिएगा कि आयुष्मान भवा अभियान का प्रारंभ किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जगह कौन सी थी, जगह है गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से, वर्चुअल का मतलब कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है, से इस अभियान का शुभारंभ किया। ठीक, ये अभियान किस मंत्रालय के अधीन है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। ठीक है, पूरे देश के लिए कि लोग स्वस्थ रहें उसके संदर्भ में एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है, देश के प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना। एक लाइन में अगर आयुष्मान भवा कार्यक्रम की बात कर लें कि आयुष्मान भवा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो एक लाइन में हमको यही आंसर देना होगा कि देश के प्रत्येक गांव एवं शहर
तक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम पहुंचाना। कवरेज का मतलब कि कवर कर लेना, ठीक है, अधिकतम जगहों तक पहुंचाना, जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाए ऐसा सुनिश्चित करना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, इस अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABHA-ID निर्माण एवं गैर संचारी रोगों, तपेदिक एवं सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो आयुष्मान भवा काफी बड़ा प्रोग्राम है जो कई चीजों को यहाँ कवर कर रहा है। तो दो चीजें ध्यान में रखिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जब इसकी शुरुआत हुई तो इसके तहत 5 लाख का हेल्थ बीमा एक परिवार को दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ आपका जो दूसरा है ABHA-ID, तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हर आदमी का एक ही अकाउंट बन रहा है जिससे उससे स्वास्थ्य संबंधित जानकारी उस अकाउंट में रखी जाए और जरूरत पड़ने पर किसी भी आपातकाल की स्थिति में कोई भी डॉक्टर वो खोल के देख सकता है और उसका पूरा बायोडाटा उसको उसी समय मिल जाएगा, जिससे उसके इलाज में सुविधा होगी उन डॉक्टर्स को और अच्छा इलाज मिल पाएगा, ठीक। गैर संचारी ऐसे रोग जो एक दूसरे के माध्यम से नहीं फैलते हैं लेकिन काफी पाए जाते हैं, जैसे एनीमिया। तो एनीमिया, रक्त अल्पता, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में काफी लोग रक्त अल्पता से पीड़ित हैं, ठीक है। दूसरे ध्यान रखिए, यहाँ जो एक मुख्य जोड़ा गया है वो है तपेदिक। तपेदिक का मतलब टीबी, यक्ष्मा, ये तीनों एक ही नाम, चाहे इसको टीबी कह लीजिए, चाहे तपेदिक कह लीजिए, चाहे यक्ष्मा कह लीजिए, ठीक है। तो तपेदिक एवं सिकल सेल, सिकल सेल का मतलब सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया का प्रकार है जो कुछ जनजातियों में पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अन्य लोगों में भी उसका विस्तार देखने को मिल रहा है। तो उसकी जांच एवं प्रबंधन से संबंधित तो जितनी चीजें हमने यहाँ देखी कि उनकी जांच की जाए और उसका उचित इलाज किया जाए और जो इससे संबंधित सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ठीक है। तो ये इसका व्यापक उद्देश्य हो गया, ठीक। अब इस अभियान को यहाँ पे एक और करंट आपका जुड़ रहा है, वो भी ध्यान रखिएगा। इस अभियान को सेवा पखवाड़ा, तो सेवा पखवाड़ा कब से कब मनाया जाता है? 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक। पखवाड़े का मतलब चलना है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो 14 दिन का एक पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं एक पखवाड़ा, ठीक है। तो कब से कब चला? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक। क्या नाम दिया गया इसको? सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। कौन? आयुष्मान भवा अभियान, ठीक है। दूसरे ध्यान रखिए कि इस आयुष्मान भवा अभियान के 3 घटक बनाए गए, यानी कि इस अभियान के तहत 3 प्रोग्राम हर जगह चलाए जाएंगे। एक होगा आयुष्मान आपके द्वार, जिसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में आपका नाम दर्ज किया जाएगा। इस तरह के जो है कार्यक्रम इसके तहत सम्मिलित होंगे। आयुष्मान मेला, जिसमें जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। वैसे ही आयुष्मान सभा, इसमें भी उसी तरह की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। तो अभी यहाँ ज़्यादा बताना संभव नहीं है, थोड़ा शार्ट में है। कभी फिर देखेंगे कि विस्तृत अगर पढ़ना होगा तो वहाँ से इसको देखेंगे। हाँ, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हों और यहाँ तक पहुँचे हों देखते देखते, तो बस एक काम करिएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ कब और कहाँ से किया गया, इसको लिख करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगले करंट पे आए तो अगला करंट है मिशन शक्ति अभियान। तो मिशन शक्ति अभियान, तो 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि पहला तो किस राज्य से, दूसरा क्या इसके पहले भी चल चुका है तो उसका क्रम कौन सा है, ठीक है। तो अगर मिशन शक्ति अभियान की बात करें तो ये किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश राज्य की एक योजना है। क्यों चलाई जाती है? कि नारी सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए, ठीक है। उसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिएगा, नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस साल कौन सा चरण था इसका? चरण हुआ इसका चौथा। तो 23 में चौथा चरण, 22 में तीसरा चरण, 21 में दूसरा और 20 में पहला। तो वहां से क्वेश्चन कैसे जोड़ रहा है? मिशन शक्ति अभियान, उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 2020 से। समझ गए? ऐसे इसको कनेक्ट करके रखना है। प्रारंभ कब से हुआ? 14 अक्टूबर 2023 से। तो मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 से। इसकी थीम क्या रखी गई इस बार? सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके तहत
जो महिला कांस्टेबल हैं उनको शक्ति दीदी नाम दिया गया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस प्रोग्राम के तहत, मिशन शक्ति अभियान के तहत, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है, अगले करंट पे आते हैं। तो अगला करंट अपना है सागर मैत्री मिशन। ये सागर मैत्री मिशन है क्या? तो सागर मैत्री मिशन 4 है ये, यानी चौथा। कहाँ चलाया जाता है वो देख लीजिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म अगर देखा जाए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958। ठीक, हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक, इसकी स्थापना 1958। इसका काम है कि रक्षा से संबंधित जो चीजें हैं उनमें अनुसंधान करना, उनका विकास करना। ठीक है, तो डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अनुसंधान पोत है, नाम है उसका आईएनएस सागर ध्वनि। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है कि आईएनएस सागर ध्वनि किस प्रकार का पोत है या किस प्रकार का जहाज है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत। किसका है? तो डीआरडीओ का है। ठीक है, तो यही पॉइंट ध्यान में रखना है, लेकिन नौसेना वहां जुड़ेगा आपके साथ हमेशा। ठीक, तो डीआरडीओ किसके लिए काम करता है? तीनों सेनाओं के लिए ही तो अनुसंधान करेगा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए। तो यहाँ समुद्र में जाना है तो इसलिए नौसेना। तो आईएनएस सागर ध्वनि इंडियन नेवी शिप। सागर ध्वनि किस प्रकार का जहाज है? तो समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा? तो हिंद महासागर में 8 रिम देशों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करने हेतु तो इस मिशन पर 12 अक्टूबर 2023 को रवाना। ठीक है, तो रिम क्या है? हिंद महासागर के किनारे बसे हुए 23 देशों का एक संगठन है रिम, और 11 इसके वार्ता साझेकार देश हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हिंद महासागर के देशों का संगठन, लेकिन 23 के 23 नहीं शामिल है इसमें। तो 23 वो देश शामिल हैं जो भारत के आसपास हैं। ठीक है, तो 8 रिम देश हिंद महासागर के देश, जिनको हम कह सकते हैं ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार। ये 8 देश इस अनुसंधान में जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हिंद महासागर के क्षेत्र में जाएंगे। और भारत की तरफ से डीआरडीओ का, नौसेना का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस सागर ध्वनि ये जा रहा है। तो इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है आईएनएस सागर ध्वनि पर। ठीक है, और रिम की बात आ गई है तो जैसा मैंने बोला कि रिम के सदस्य देशों की संख्या कितनी? 23। ठीक है, और ये सदस्य देश कौन से हैं? जो हिंद महासागर के किनारे स्थित हैं। ठीक है, इसे पूछ सकता है कि रिम का संबंध किस महासागर से? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब आप पढ़ें तो इतना ध्यान दे करके पढ़ें कि रिम का अगर नाम आ रहा है तो रिम जो संगठन है वो किस महासागर के किनारे बसे हुए देशों का संगठन है। तो उस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ जो विशेष ध्यान रखना है आईएनएस सागर ध्वनि पर, और ऊपर इस अभियान पर क्या है? तो सागर मैत्री मिशन अभियान। कैसा अभियान है? तो उस अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान करने के बाद कोई ऐसी चीज मिलती है जो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पेट्रोलियम मिल गया, कहीं गैस मिल गई, तो उसी के संदर्भ में ये अनुसंधान सारे देश करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। अगले करंट पे आए तो फोर्ब्स एक पत्रिका है, फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची 2023। ठीक है, यहाँ पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया। ठीक है, क्या जारी किया गया? भारत के 100 सबसे धनी या अमीर व्यक्तियों की सूची। इस सूची के अनुसार पहले 3 स्थान पर कौन रहे? तो प्रथम स्थान पर रहे मुकेश अंबानी। इनकी कुल रकम या कुल जो इनका धन है वो है $92 बिलियन। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी एवं परिवार, तीसरे स्थान पर शिव नाडर। तो ये फोर्ब्स की सूची में 3 व्यक्ति, भारत के वैसे तो शामिल 100 हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ये 3 व्यक्ति हैं जो प्रथम स्थान पर हैं सबसे। फोर्ब्स की सूची के अनुसार अक्टूबर 2023 में सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, उनके बाद स्थान है गौतम अडानी परिवार का, और उनके बाद शिव नाडर का। तो फोर्ब्स समय समय पर अपनी सूची जारी करते रहता है, विश्व के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2023। तो यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन पे मिलेगा आपको। 10 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी किया गया। तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। जिस साल जारी करेगा, साल में अमूमन 2 बार ये जारी करता है, तो उस पर ध्यान बना कर रखिएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये बदलते रहते हैं। तो जो क्वेश्चन बनेगा अपना अक्टूबर 2023 से, ठीक है। जैसे कैसे बनाएंगे? अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 2023 के लिए क्या बताई, 2024 के लिए क्या अनुमानित की, विश्व के लिए विकास दर क्या अनुमानित की 2023 में, 2024 में। 2022 के आंकड़े आ चुके हैं, तो 2022 में वृद्धि दर कितनी बताई, तो वो फिक्स है। अनुमानित वाला ये थोड़ा थोड़ा बदलते रहेगा हर रिपोर्ट में। तो IMF का जो ताजा आकलन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, तो इन्होंने जो आकलन किया है तो वो हम अभी देखते हैं। पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट को शीर्षक क्या दिया गया। तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, और उस रिपोर्ट का इस रिपोर्ट का शीर्षक जब भी जारी करेंगे एक शीर्षक इसको देंगे। तो इस बार इसका शीर्षक क्या दिया गया है? नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार हम पहले भारत की स्थिति देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति देखें तो 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही, जो पूरे विश्व के संदर्भ में काफी अच्छी रही। ठीक है। 2023 और 2024 के लिए अनुमानित वृद्धि दर जो IMF ने बताया है कि 2023 और 2024 में भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित होगी, तो वो होगी 6.3, दोनों साल के लिए, 2023 के लिए भी और 2024 के लिए भी। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो 2022 में वैश्विक विकास दर यानी पूरे विश्व की विकास दर रही 3.5, 2022 में काफी कम मानी गई। वो इसलिए कि 2021 में यही पूरी वैश्विक विकास दर थी 6.3%। ठीक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पूरे विश्व के विकास दर का जो अनुमान व्यक्त किया है 2023 के लिए, तो 2023 में वैश्विक विकास दर अनुमानित इन्होंने की है 3% और वर्ष 2024 में अनुमानित किया है 2.9%। यानी गिरावट पूरे विश्व के संदर्भ में आएगी, लेकिन भारत के संदर्भ में स्थिति संतोषजनक है। ठीक। अगले करंट पे ध्यान दीजिए। 7वां करंट अपना है वूश। एक नाम है और है क्या वो इसमें देखेंगे। WHOOSH हिंदी में वूश। तो ये वूश है क्या? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की जैसे बात की जाए, विश्व के मैप में आ जाना है, भारत को आधे आधे से ऐसे बांट देना है। तो उसके नीचे जितने देश आएंगे भारत को आधा आधा बांटने के बाद, वो अमूमन जो हिंद महासागर के संदर्भ में वो माने जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन, और आम नाम इसको हम देते हैं बुलेट ट्रेन, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वूश नाम दिया गया है। अगर वूश का हिंदी रूपांतरण करें तो वो होगा समय बचाने वाला, इष्टतम संचालन, विश्वसनीय प्रणाली। ये 3 हिंदी में हम इसको कह सकते हैं एक साथ कि समय बचाने वाला, इष्टतम संचालन, विश्वसनीय प्रणाली। जाहिर सी बात है वूश का अगर हिंदी रूपांतरण हो रहा है तो भारत में तो चली नहीं होगी, हमें पूरब की तरफ देखना है। पूरब की तरफ अगर हम दक्षिण एशिया में अगर हम देखें और एशिया में दक्षिण की तरफ और पूरब की तरफ, तो एक देश हमको मिलेगा इंडोनेशिया। तो ये ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस ट्रेन का अनावरण किया। समझ में आ गया कि वूश बुलेट ट्रेन या वूश हाई स्पीड ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो आंसर इंडोनेशिया। अनावरण 2 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा। ठीक है। अब इस ट्रेन की कुछ खासियत देख लेते हैं। इसकी गति कितनी होगी? तो बुलेट ट्रेन है तो जाहिर सी बात है 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकती है। लंबाई इस पूरे ट्रेन की है 209 मीटर। अगर क्षमता की बात की जाए तो लगभग 601 यात्री
एक साथ इसमें सफर कर सकते हैं, इस ट्रेन में। किसमें? वूश में। ठीक है। किन किन इंडोनेशिया के किन किन शहरों को जोड़ेगी? तो 2 शहर हैं इसके, जकार्ता और बांडुंग। तो जकार्ता और बांडुंग शहर के बीच ही इस बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और कितनी दूरी तय करेगी? 142 किलोमीटर। समय कितना लगेगा? 45 मिनट। ठीक है। जहां ये दूरी तय करने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, अब कितना समय लगेगा? केवल 45 मिनट। किसकी वजह से? वूश की वजह से, जो कितने गति से चलेगी? 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पे कि अभी हाल ही में वूश नामक हाई स्पीड ट्रेन या वूश नामक बुलेट ट्रेन किस देश ने चलाई है? ठीक है। या दूसरा वो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन का नाम, या इंडोनेशिया ने अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन कौन सी चलाई है, कब चलाई? यही चीज ध्यान में रखनी है। आज का आखिरी करंट जो हम देखें वो है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023। तो 3 ही चीज ध्यान में रखनी है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजक कौन था और इसका मुख्य विषय कौन था। ठीक है। तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023, स्थान रहा इसका कोच्चि, केरल। 10 से 13 अक्टूबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। और आयोजक कौन था इसका? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी। तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के तत्वाधान में कोच्चि, केरल में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 10 से 13 अगस्त 2023 के बीच किया गया। ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। तो जो वीडियो शुरुआत में देख रहे हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि लास्ट में जाके स्क्रीनशॉट लिया करिए। उस समय मैं थोड़े समय के लिए हट जाता हूं, पूरा टाइम रहेगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का। वीडियो को पूरा देखा करिए, सुना जरूर करिए। ठीक है। सुनने से कई चीजें सुन के ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपका दिमाग वहां पे चला जाएगा। चलिए चलते चलते एक पॉइंट पे चर्चा कि जो पहला आज का अपना करंट था, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। तो ये बाघ अभयारण्य टाइगर बचाने की शुरुआत, तो इसके संदर्भ में 2 पॉइंट काफी बेसिक हैं, सब लगभग अधिकतर जानते होंगे, लेकिन यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही 1973 में टाइगर यानी बाघ बचाओ अभियान कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1973 से किया गया। ठीक है। बाघ अपना राष्ट्रीय पशु है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि बाघ के राष्ट्रीय पशु होने से पहले अपना राष्ट्रीय पशु था शेर। तो बाघों की गिरती हुई संख्या को देखते हुए, ठीक है, बाघ को अपना राष्ट्रीय पशु बना लिया गया। और ये कंडीशन है कि आज के समय में भारत के 19 राज्यों में बाघ मिलते हैं हमको देखने को। ठीक है। तो इतना तैयार करिए और अच्छे से तैयार करिए। ठीक, मन लगा के पढ़िए, और जो भी पढ़िए थोड़ा समझ के पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन अब आपको जो भी मिलेंगे वो थोड़ी सी उनकी डिमांड होगी कि चीज़ों को आपने पढ़ा तो है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने चीज़ों को समझा भी है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अच्छे से पढ़िए। जैसे जैसे परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है, स्पीड को और बढ़ाइए। तो इतना तैयार करिए। मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो आप लोग करते नहीं हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी अपने इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए इतना तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।